हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग जो है एलगी पढ़ने वाले हैं। एलगी के बारे में डिटेल अध्ययन करना है। और एलगी का मतलब होता है शैवाल, और शैवाल में जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो जो है वो टॉपिक को देख ले रहे हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग जो है एलगी के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, एलगी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आ जाएंगे, उनके बारे में, इनके अध्ययन के बारे में ये सारी चीज़ें आनी हैं इसमें। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो होता है बेटा वो है आपका डिफिनीशन, कि एलगी का डिफिनीशन क्या होता है, एलगी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कब एलगी हम कहेंगे। इसी तरह से एलगी के बहुत सारे करैक्टर होते हैं, उसको बाहर से देखने में कैसे होते हैं, अंदर से देखने में कैसे होते हैं, यानी कि उनका करैक्टर के बारे में, करैक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जानकारी करना है। उसके बाद जो है एलगी का हैबिट एवं हैबिटेट यानी कि वास एवं स्थान के बारे में जानकारी करनी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी करना है, कहाँ फैला है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, किस जगह पर। ओके बेटा, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करना है। तो बेटा जैसे हम लोगों को एलगी पढ़ना है तो एलगी में जो सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है, दूसरा टॉपिक जो है उसका डिफिनीशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, तीसरा टॉपिक जो होगा वो हैबिट एवं हैबिटेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और चौथा टॉपिक जो होगा बेटा वो जो है आपका वो हो जाएगा थाइलस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को जानना है। चौथा टॉपिक जो होगा बेटा वो थाइलस स्ट्रक्चर होगा, कि इनका थाइलस स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद एलगी में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। उसके बाद जो है इसमें लाइफ साइकिल कैसे होती है इनकी, यानी कि एलगी की लाइफ साइकिल कैसे होती है, जीवन चक्र कैसा होता है। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में भी बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी करेंगे, कौन कौन से ऐसे एलगी हैं जो हमें हमें लाभदायक चीज़ें प्रदान करती है या हानिकारक चीज़ें प्रदान करती है। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन करना है। अब विभिन्न प्रकार के इसमें जेनरा पाए जाते हैं, बहुत सारे जेनरा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके बेटा, अब हम लोगों को बेटा देखना है कि इसमें जो है अब हम लोगों को स्टार्ट करना है कि इनके इंट्रोडक्शन में कौन कौन आएगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें जानना है। तब इंट्रोडक्शन बेटा ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन एलगी के इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहले एलगी टर्म किसने दिया था, एलगी टर्म जो है लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। बेटा ध्यान दीजिएगा कि एलगी का टर्म किसने दिया था, लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद जो है टर्म ग्रीक वर्ड, इसका एलगी का मतलब, एलगी का जो ग्रीक वर्ड टर्म है जिसे हम लोग फाइकोस कहते हैं, उसका मतलब होता है, यानी कि इसका जो इस यानी कि एलगी का जो ग्रीक वर्ड होता है फाइकोस, जिसका मतलब होता है सी वीड होता है, समुद्र की घास होती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, समुद्र की घास किसे कहा जाता है बेटा, वो है आपका एलगी। ध्यान दीजिएगा कि समुद्र की घास किसे कहा जाता है, एलगी को कहा जाता है। उसके बाद बेटा जो है स्टडी ऑफ एलगी किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ एलगी को हम लोग जो है एल्गोलॉजी या फिर इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। बेटा फाइकोलॉजी आपसे कई बार पूछा गया है, एल्गोलॉजी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो है फाइकोलॉजी ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पर जो है स्टडी ऑफ एलगी इज कॉल्ड एज द फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फिर आपसे ये जानकारी किया जाएगा कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी आपका यफी फ्रिट्स है। यफी फ्रिट्स की एक बुक है बेटा, वो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एलगी। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन इन एलगी है, ये जो है यफी फ्रिट्स की बुक है। बेटा एक बार आप लोग जो है फिर से इसको रिवाइज करिए, कि जो है ये एक बार फिर से इसको रिवाइज करना हम लोगों को, एक बार फिर से रिवाइज करना है। इंट्रोडक्शन यानी कि एलगी के इंट्रोडक्शन में एलगी का टर्म किसने दिया था, लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एलगी का टर्म लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसका जो ग्रीक वर्ड, एलगी का ग्रीक वर्ड फाइकोस होता है। फाइकोस का मतलब सीवीड यानी कि समुद्र की घास होती है। और इसके जो है इसका स्टडी ऑफ एलगी इस कॉल्ड द एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी कह सकते हैं। फाइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा गया है कि स्टडी ऑफ एलगी इस कॉल्ड एज द फाइकोलॉजी, या फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एलगी का अध्ययन किया जाता है।
फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? एफी फ्रिट्ज। एफी फ्रिट्ज की एक बुक है बेटा, वो कौन है? स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा इस सारी चीज़ों को, टॉपिक सारे पॉइंटों को। उसके बाद बेटा ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एम.ओ.पी. एंगर। बेटा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो है यहाँ पर देखेंगे, खासकर विभिन्न एग्जामों के लिए, जैसे आपको टीजीटी, पीजीटी, इन सारी चीज़ों के लिए कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एम.ओ.पी. एंगर। एम.ओ.पी. एंगर ने एक जो है जनर की खोज की थी, एक स्पीसीज़ की खोज की थी जिसका नाम था फ्रिट्जिएला ट्यूबरेशा। और ये जो फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा है वो एसिडिक सॉइल में पाया जाता था, एसिडिक सॉइल में पाया जाता था। अब ये एम.ओ.पी. एंगर ने एक जनर की खोज किया था जिसका नाम था फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा, जो कि एसिडिक सॉइल में पाया जाता था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने 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 जो है, इनके गुरु जो है एफी फ्रिट्ज थे, तो एम.ओ.पी. एंगर ने अपने गुरु एफी फ्रिट्ज के नाम पर ही जो जिस जनर की खोज किया था उसका नाम जो है फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा है, जिसकी अपने गुरु के नाम पर ही उसका नाम रख दिया था। और फेमस इंडियन कुछ ऐसे हैं जो फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ एल्गी कौन है? एफी फ्रिट्ज हैं। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? एम.ओ.पी. एंगर है। इन्होंने एम.ओ.पी. एंगर ने एक जनर का, एक स्पीसीज़ का को खोजा था जिसका नाम फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा है। फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा कहाँ पाया जाता है? एसिडिक सॉइल में पाया जाता है, यानी कि अम्लीय मृदा में पाया जाता है। उसके बाद कुछ फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी करना है बेटा, वो कौन कौन से हैं। तो अब देखेंगे सबसे पहले प्रोफेसर एच.डी. कुमार। प्रोफेसर एच.डी. कुमार ने क्या किया था? स्टूडाइड जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा ध्यान देना कि जो एच.डी. कुमार हैं उन्होंने अध्ययन किया था जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिकम्बिनेशन पर अध्ययन किया था, या जेनेटिक रिकम्बिनेशन की अध्ययन के लिए जाना जाता है किसको? एच डी कुमार को। उसके बाद प्रोफेसर आर्यन सिंह आते हैं। प्रोफेसर आर्यन सिंह ने रिकम्बिनेशन बाय यूजिंग ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्टेरॉयड नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्होंने कहा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका हम लोग जो है रिकम्बिनेशन में यूज करते हैं, और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन के फिक्सेशन का अध्ययन किसने किया था? आर्यन सिंह ने। बेटा ध्यान दीजिए, एच.डी. कुमार जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद आर्यन सिंह रिकम्बिनेशन बाय यूजिंग ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आल्सो स्टेरॉयड नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके बेटा, उसके बाद एक प्रोफेसर जो है आपका, ये प्रोफेसर वेंकट रमन और भारद्वाज जो हैं, इंडियन प्रोफेसर हैं, वेंकट रमन और भारद्वाज हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को रखना है। ओके बेटा, अब हम लोगों को जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है आपका डिफिनीशन। एल्गी का डिफिनीशन, एल्गी को कैसे हम डिफाइंड करेंगे? डिफिनीशन ऑफ एल्गी। बेटा जो एल्गी होता है, आप जानते हैं कि जो एल्गी होता है वो ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। हरा होने का मतलब है कि वो उसमें क्लोरोफिल ये पाया जाएगा, या इसलिए इसे हम क्लोरोफिलस कहते हैं। बेटा सीधा सा मतलब है कि जो एल्गी होता है वो हरा होता है। हरा होने का मतलब ये हुआ कि जो है वो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जब क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो इसलिए वो क्लोरोफिलस हो गया। और जब क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो इसका मतलब वो भोजन स्वयं निर्माण कर रहा है, इसलिए भोजन स्वयं निर्माण करने की प्रक्रिया को हम लोग जो है ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। उसके बाद इसमें आप जानते हैं कि जो एल्गी है केवल एक बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसलिए ये इसमें जो है एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए इसे हम नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो रहा है। इसे हम लोग जो है यानी कि एल्गी को एट्रैकियोफाइटा कहते हैं, एट्रैकियोफाइटा कहते हैं। इसे हम लोग जो है थैलोफाइटा कहते हैं।
बेटा थाइलोफाइटा का मतलब होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो। इसे हम जूडोगैमस भी कहते हैं। एल्गी जूडोगैमस होता है। जूडोगैमस का मतलब क्या होता है, इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे हम जूडोगैमस कहते हैं। बेटा एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करिए हमारे साथ, आप सभी लोग। डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन कह रहा है कि जो एल्गी होता है वो क्लोरोफिलस होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है, एट्रेकियोफाइटा होता है, थाइलोफाइटा होता है और जूडोगैमस होता है। क्लोरोफिलस का मतलब होता है एल्गी हरा होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो एल्गी है वो स्वयं से अपना भोजन बनाता है। नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी कि फूल फल का डेवलपमेंट नहीं होता है। एट्रेकियोफाइटा होता है। एट्रेकियोफाइटा का मतलब नॉन वैस्कुलर होता है। और यहाँ पर ये थाइलोफाइटा का मतलब, थाइलोफाइटा जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। जूडोगैमस का मतलब होता है कि इसमें इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ओके बेटा, इसके डिफिनेशन का मतलब इतना ही चीज़ें हैं। अब ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, इन सारी चीज़ों। बेटा ये वीडियो स्पेशली जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए है, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, सभी जहाँ जहाँ पर आपको ये बायोलॉजी पूछी जाएगी वहाँ वहाँ पर टीचरों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ओके बेटा। बेटा अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब देखना है कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करना है। बेटा करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो है इट इज़ ए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बेटा आप लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टीसेलुलर हो सकता है। एल्गी के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं बेटा जो कि यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकाओं का बना होता है, मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये जो है मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी में इट इज़ ए यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, मेसोकैरियोटिक हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, मेसोकैरियोटिक हो सकते हैं और यूकैरियोटिक हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसे वो साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरी शैवाल है, ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा ये एग्जामों में पूछा जा चुका है कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक का एल्गी में प्रोकैरियोटिक में कौन से जनरा होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों एब्सेंट पाया जाता है। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया नहीं देगा तो ब्लू ग्रीन एल्गी देगा, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं देगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। इसी तरह से बेटा जो है होता है। मेसोकैरियोट क्या होता है, मेसोकैरियोट कहाँ देखने को मिलता है, वो जो है डायनोफाइसी में मिलता है। डायनोफाइसी एक प्रकार का मेसोकैरियोट है जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसी तरह बेटा यूकैरियोट के बारे में मोस्ट ऑफ एल्गी, ज़्यादातर एल्गी जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाया जाता है। बेटा इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि ध्यान देना है कि जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, इसमें दोनों एब्सेंट होता है। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट होने की वजह से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हिस्टोन प्रोटीन दोनों
एब्सेंट है और ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन में है। मीजोकैरियोट में देखेंगे केवल और केवल डायनोफाइसी आता है। डायनोफाइसी के मेंबर इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके बेटा, एक ऐसा जनरा है, एक ऐसी स्पीसीज है जहाँ पर उसके सारे करैक्टर जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर के बावजूद भी यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। जैसे कि प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या है, इसके सारे मेंबर प्रोटिस्टा ऑल यूनिसेलुलर, जितने भी प्रोटिस्टा हैं सब का सब यूनिसेलुलर है और साथ में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन इनका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है, यूकैरियोटिक है। यानी कि यूकैरियोटिक मतलब डीएनए आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी काय, ये सारी चीज़ें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनका पाया जाना यूकैरियोटिक कहलाता है। प्रोकैरियोटिक में सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अधिकतर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ओके बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं। बेटा अब हम लोग जो है देखते हैं एवेस्कुलर का मतलब एट्रेकियोफाइटा। एट्रेकियोफाइटा यानी कि एल्गी कैसे होते हैं, एट्रेकियोफाइटा होते हैं। आप डिफिनीशन में भी देख चुके हैं कि एल्गी कैसे होते हैं, एट्रेकियोफाइटा होता है। इसमें एट्रेकियोफाइटा का मतलब इसमें एट्रेकियोफाइटा को ही हम लोग एवेस्कुलर कहते हैं। एवेस्कुलर का मतलब होता है बेटा कि इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, एब्सेंट होगा। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होना एट्रेकियोफाइटा या एवेस्कुलर कहलाता है। ओके बेटा, उसी तरह से आगे देखते हैं बेटा, ये जो इनका जो सेल वॉल है, एल्गी का सेल वॉल कैसे होता है, तो मोस्टली सेलुलोजिक होता है। मोस्टली सेलुलोजिक का मतलब ये होता है बेटा कि जो है इसे इनकी जो शरीर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसकी बनी होती है, वो सिलीशियस की होती है। यानी कि मोस्टली ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, इसलिए हम सेलुलोजिक कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे कि सिलीशियस, कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिलीशियस की बनी होती है। सिलीस का मतलब सिलिका ऑक्साइड की बनी होती है। और जैसे एग्जांपल क्या, डायटम, जिसे हम लोग जो है क्राइसोफाइसी, डायटम क्राइसोफाइसी मेंबर के अंतर्गत सारे जितने भी स्पीसीज हैं सभी स्पीसीज सिलीशियस के बने होते हैं, जिसका जो रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला होता है वो SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। बाकी ज़्यादातर जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोजिक होते हैं। कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनके जो सेल वॉल है वो अलग अलग पाए जाते हैं एल्गी में बेटा, वो है सेल वॉल देखते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे हम लोग जो है सेल वॉल एक प्रकार का क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे आप देखेंगे एक युगलीना है, युगलीना में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो युगलीना होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसे हम लोग डायनोफाइसी यानी कि युगलीना और डायनोफाइसी दोनों में, युगलीना और डायनोफाइसी में सेल वॉल एब्सेंट ही होता है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल कह सकते हैं या प्रोटीनेशियस लेयर, इसमें इसके स्थान पर एक प्रोटीनेशियस लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग जो है पेलिकल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पेलिकल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि जो है सेल वॉल कहाँ पर, एल्गी में सेल वॉल कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, तो वो होता है युगलीना और डायनोफाइसी में। और जब ये सेल वॉल एब्सेंट होता है तो इसके स्थान पे कोई और चीज़ें आती होगी, वो जो है एक प्रोटीनेशियस की बनी हुई लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। जिसे प्रोटीनेशियस लेयर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ऐसे ही बेटा जो है मिक्सोफाइसी के कुछ मेंबर हैं, मिक्सोफाइसी या जिसे हम लोग साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी कहते हैं। इनकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हो जाए वो मुरैमिक में नाग और नाम का बना होता है। एन स्टील ग्लूकोसामाइन और जो है और एन स्टील ग्लूकोसामाइन और यहाँ पर एन स्टील मुरैमिक एसिड कहा जाता है, का बना होता है।
एंड इसे हम लोग जो है डाईपाइलेमिक एसिड भी कहते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो मिक्सोफाइसी है या साइनोफाइसी है उसका जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो किसकी बनी होती है, तो मुरैमिक एसिड की बनी होती है या डाईपाइमेलिक एसिड की बनी होती है। मुरैमिक एसिड को हम लोग जो है नाग और नाम के नाम से जाना जाता है। उसी ऐसे ही बेटा आप देखेंगे इन फियोफाइसी मेंबर किसके अंतर्गत आता है, ब्राउन एल्गी के अंतर्गत आता है, भूरा एल्गी जिसे कहते हैं। यहाँ पर जो है फियोफाइसी में हम लोग जो है एल्जीनिक एसिड का निर्माण करते हैं। फियोफाइसी से हम लोग जो है एल्जीनिक, इनकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एल्जीनिक एसिड की बनी होती है। तो बेटा जितने भी हैं बहुत सारे ऐसे भी एल्गी हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो अलग अलग कंपोनेंट्स के बने होते हैं, अलग अलग जो है पदार्थों से बने होते हैं। जैसे कि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एल्जीनिक एसिड की बनी होती है। मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी मुरैमिक एसिड नागनाम और इसके जो है डाईपाइलेमिक एसिड की बनी होती है। ऐसे ही बेटा एक और मेंबर है जिसका नाम है रोडोफाइसी, और जो रोडोफाइसी होता है वो किसका बना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ बेटा कि रोडोफाइसी किसका बना होता है। रोडोफाइसी को सामान्यतः हम लोग रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, और रेड एल्गी में दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनते हैं, एक आपका एगार एगार, दूसरा कैराजिनिन बनता है। इन रोडोफाइसी रेड एल्गी एगार एगार और कैराजिनिन का बना होता है। एगार एगार जिसे हम लोग जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया की बनी होती है। एगार एगार जिसे हम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया कहते हैं। एगार एगार जो होते हैं वो जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया होते हैं। कैराजिनिन जो होता है वो कॉन्ड्रस क्रिस्पस या आयरिस मास या फॉल्स मास के बने होते हैं। आयरिस मास और फॉल्स मास। इन रोडोफाइसी बेटा ध्यान दीजिए कि जो रोडोफाइसी होता है वो एल्गी का एक प्रकार के जो है वो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। और यहाँ पर जो इन रोडोफाइसी जो होता है वो रेड एल्गी होता है, और जो रेड एल्गी होते हैं उसमें दो पदार्थ मिलते हैं, एक आपका एगार एगार और दूसरा कैराजिनिन बनते हैं। जो एगार एगार होते हैं उससे हम लोग जो है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया पर जो एगार एगार वो कहाँ से अपटेंड करते हैं, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से अपटेंड करते हैं। कैराजिनिन हम लोग जो है कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड आयरिस मास से जो है प्राप्त करते हैं, और कॉन्ड्रस क्रिस्पस या आयरिस मास जो होता है वो फॉल्स मास होता है। ओके बेटा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, आप लोगों को बेनिफिट हो, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। और अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद इसको जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करी वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, तो बेटा आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ते हैं एल्गी के बारे में कि एल्गी क्या होता है, कैसे है, इनके कुछ सामान्य जानकारियाँ, कुछ डिफिनीसन वगैरह ये सारे चीज़ पॉइंट देखे हैं। बाकी और इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, जहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में की जो शुरुआत होती है वो सेक्स ऑर्गन से होना है, वो जो है हम लोग को दूसरे जो है पार्ट में स्टार्ट करें। और ओके बेटा, थैंक यू।